Hello and warm welcome to this lecture series. I, Dr. Narendra Singh, going to deliver a lecture on a very important topic, radical feminism. This lecture is specially designed for the students of MA, UGC NET aspirants and UPSC aspirants. Let's begin the topic. Radical feminism by name suggests that it believes in the philosophy that the suppression of a woman, oppression of a woman, or exploitation of a woman resides in the existing structure of the society. It is the society, it is the structure, existing structure, which is responsible for the present position of women. And present position of women can be reformed, can be improved by bringing a radical change in the existing structure of the सोसाइटी. मतलब कि हमें अगर वीमेन की पोजीशन को इम्प्रूव करना है तो जो सोसाइटी का एग्जिस्टिंग ढांचा है उसको पूरी तरह से बदलना होगा. उसमें थोड़े बहुत रिफॉर्म से बात नहीं बनेगी, प्रॉपरली रेडिकली राइट फ्रॉम द रूट उसको बिल्कुल ही बीट आउट कर देना होगा और उसकी जगह नया सिस्टम रिप्लेस करना होगा, तभी ये पॉसिबल है. और रेडिकल फेमिनिस्ट ये मानते हैं कि जो मेन है वो हमेशा ही वीमेन की सबॉर्डिनेशन से उसको बेनिफिट मिलता है. मीन्स कि सबॉर्डिनेशन ऑफ वीमेन इज ऑलवेज इन द बेनिफिट ऑफ द मैन. दैट्स वाई इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द मैन टू मेक द पोजिशन ऑफ द वीमेन इन द सबजुगेशन स्टेट. और ऑलवेज मैन वांट्स दैट वीमेन रिमेन्स एट द रिसीविंग एंड, नॉट एट द गिविंग एंड. वीमेन हमेशा मेरे ऊपर डिपेंड रहे और वो सबॉर्डिनेट रहे, क्योंकि अगर वो सबॉर्डिनेट रहेगी तो मुझे फ़ायदा होगा. अगर वो पावरफुल पोजीशन में चली गई तो मुझे फ़ायदा नहीं होगा. चाहे वो फैमिली के केस में हम देखें, चाहे ऑफिस में देख लें, चाहे रूटीन लाइफ में हम देखें कि वो चाहता है कि वीमेन जो है उसके ऊपर डिपेंड रहे. ठीक है, इसीलिए हमने देखा है कि वीमेन एक्सप्लॉइट होती है लेबर मार्केट में भी. जब वो काम करने जाती है तो उसको कम पे किया जाता है, उसकी सर्विस को कम आंका जाता है. ठीक है, और वो साथ में उसका जो काम है वो रिकग्नाइज नहीं होता है सोसाइटी में. जैसे अगर वो घर में बर्तन मांजती है, झाड़ू लगाती है, ठीक है, वॉशिंग करती है, ठीक है, पशुओं को चारा डालती है, घास काटती है, तो वो उसका काम है कि तुम पूरा दिन करती ही क्या हो. एट एंड ऑफ द डे हस्बैंड उससे शाम को पूछता है कि तुम पूरा दिन घर में फ्री ही तो रहती हो, तुम क्या उनसा काम कर रही हो. इट मीन्स कि उसका जो काम है बड़ा इनविजिबल है, उसके काम की रिकग्निशन नहीं है. वो अगर बच्चों को पाल रही है, बच्चों को जन्म दे रही है, उनको स्कूल के लिए तैयार कर रही है, उनको खाना खिला रही है, खाना पका रही है, तो ये काम कोई काम नहीं माने जाते हैं और उसको ये एहसास कराया जाता है कि तुम्हारा काम लेस इम्पोर्टेंट है. रेडिकल फेमिनिस्ट ये मानते हैं कि इस तरह का जो सोसाइटल माइंडसेट है यही पैट्रियार्कल माइंडसेट है, जिसमें जो आदमी कर रहा है, जो मैन कर रहा है वो तो इम्पोर्टेंट है और जो फीमेल कर रही है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेस इम्पोर्टेंट है. एंड इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी एवरी डिसीजन इज टेकन बाय द मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड फीमेल आर नॉट गिवन ड्यू पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ठीक है, मैन बिहेव एज अ रूलिंग क्लास एंड वीमेन्स आर सब्जेक्ट क्लास. अगर हम मैन और वीमेन को दो क्लासेस में डिवाइड कर लें तो उसमें देखिए कि मैन कौन सी है, रूलिंग क्लास है, और वीमेन सब्जेक्ट क्लास है. कि मैन जो रूल करते हैं और वीमेन जिस पे रूल होता है. द फैमिली इज ऑफन सीन बाय रेडिकल फेमिनिस्ट एज की इंस्टीट्यूशन ऑप्रेसिंग वीमेन इन मॉडर्न सोसाइटीज़. और इस ऑपरेशन में, इस एक्सप्लॉयटेशन में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो करती है फैमिली, क्योंकि फैमिली को इस तरह से फीमेल को तैयार करती है या मेल को तैयार करती है कि जो मेल की जो डोमिनेंट पोजीशन है उसको फीमेल जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है बिना सवाल खड़े किए हुए. जैसे आप देखिए फैमिली में मेल बॉयज़ के लिए अलग ट्रीटमेंट होता है और गर्ल्स के लिए अलग ट्रीटमेंट होता है. अगर मान लीजिए लड़की पढ़ने में होशियार है और लड़का पढ़ने में थोड़ा डल है, तो घर वालों का ये प्रेफरेंस रहता है लार्जली
कि लड़के को तो प्राइवेट स्कूल में या अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए ताकि वो उसका कैरियर बिल्डअप हो सके, लेकिन लड़की ने क्योंकि पराए घर में जाना है तो इसलिए ज़्यादा पैसा खर्च करने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि दैट वुड बी अ मेयर वेस्टेज ऑफ मनी, तो उसको किसी गवर्नमेंट स्कूल में ही भेज दिया जाए। और लड़के को पढ़ने के लिए किसी अगर दूसरी स्टेट में भेजना पड़े या दूसरे देश में भी भेजना पड़े तो वो ठीक है, क्योंकि कल को उसे अपने पैरों पे खड़ा होना ज़रूरी है। लड़की ने तो शादी के बाद दूसरे घर में चले ही जाना है। इट मीन्स एक एजुकेशन को लेके ही हम देखते हैं कि बड़ा वाइज्ड ट्रीटमेंट मिलता है, गर्ल्स को अलग तरह का और बॉयज़ को अलग तरह का। और अगर मान लीजिए खाने के मसले में भी हम बात करें तो लड़कों को अच्छा पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, क्योंकि लड़कों ने कल को बहुत बड़े काम करने होते हैं, मेहनत वाले काम करने होते हैं, इसलिए उनको प्रोटीन भी चाहिए, उनको कैल्शियम भी चाहिए, उनको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, उनको फैट्स भी चाहिए, ताकि कल को वो हट्टे कट्टे तगड़े हों। ठीक है, लेकिन फीमेल्स को नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, लेकिन भाई को मिलना चाहिए, बहन को ना भी मिले। तो लड़कियों को भी ये सिखा दिया जाता है कि तुम अपने से ज़्यादा अपने भाई की फ़िक्र करो, जो तुम्हारा छोटा भाई है उसका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है, चाहे तुम्हारा सेहत उसमें सफ़र कर भी रही है तो कोई बात नहीं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर ड्यूटी। और ये जो सब्जुगेशन है, ये वीमेन जो है या जो गर्ल्स हैं उनके माइंड में इतना डाल दिया जाता है कि वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेती हैं एज ए पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी। Radical feminists also tend to believe that women have always been exploited, that only revolutionary change can offer the possibility of their liberation. रेडिकल फेमिनिस्ट ये मानते हैं कि जो वीमेन की पोजीशन इतनी ज़्यादा एक्सप्लॉइट होती है कि उसको बदलने के लिए एक ही रास्ता बचता है, वो है रेवोल्यूशन। जब तक वो रेवोल्यूशन नहीं करेगी, जब तक एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है सोसाइटी का, फैमिली का, कल्चर का, रिलीजन का, ब्यूरोक्रेसी का या इकोनॉमिक सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ओवरऑल जो सोसाइटल का सेटअप है, नॉर्मेटिव सिस्टम, वो नहीं बदलता, तब तक वीमेन की इस पोजीशन जो है वो इम्प्रूव नहीं हो सकती। सम रेडिकल फेमिनिस्ट सच एज सुलामित फायरस्टोन believe women's oppression originated in their biology, particularly in the fact that they give birth. सुलामित फायरस्टोन कहते हैं कि वीमेन की जो ऑपरेशन है उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है उसकी बायोलॉजिकल कंडीशन। कैसे बायोलॉजिकल कंडीशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे वो कहते हैं कि हम पहले देखें कि अगर वीमेन को अप्रेस करना है तो उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर मेल अपना कंट्रोल रखना चाहता है। कब उसकी शादी हो, कब शादी ना हो, कब वो बच्चे पैदा करे, कितने बच्चे पैदा करें, ये सारे के सारे डिसीजन जो है वो मेल मेंबर ही लेते हैं और इम्पोज कर दिया जाता है। और उसको टॉर्चर करने के लिए जैसे कुछ क्रिमिनल बिहेवियर्स हैं, जैसे रेप हो गया या वायलेंस टूवर्ड्स फीमेल्स हो गया या थ्रैशिंग हो गया, बीटिंग हो गया, इसके थ्रू फीमेल को मेल की जो डोमिनेशन है उसको एक्सेप्ट करवाया जाता है कि अगर तुम बात नहीं मानोगी तो तुम्हें इस तरह से गुजरना पड़ेगा। और कई जगह पे तो ये भी जस्टिफाई कर दिया जाता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो मेल के मुकाबले में कम काबिल होती हैं और इतनी समझ नहीं रखती हैं, और अगर मान लीजिए फीमेल एडमेंट होती है किसी बात को लेके या मेल की बात नहीं मान रही है तो मेल को हर एक राइट है उसको सुधारने का, और उसको सुधारने के लिए उसको पीट सकता है, थप्पड़ मार सकता है, उसको विपिंग कर सकता है, किसी भी तरह से वो उसको सुधार सकता है, क्योंकि ये माना जाता है कि औरत, यानी कि कई जगह पे लिटरेचर में ये मेंशन किया गया कि औरत और पशु दोनों एक ही अकल के होते हैं। तो जैसे पशु को सुधारने के लिए आप डंडे का इस्तेमाल करते हो, ऐसे औरत को सुधारने के लिए भी आप डंडे का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से ऑपरेशन जो है, इस तरह से जो वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है, उसको जस्टिफाई किया जाता है। Many radical feminists reject any assistance from the male sex in their struggle to achieve the right they seek. इसलिए फीमेल रेडिकल फेमिनिस्ट ये मानती हैं कि अगर औरत ने आज़ाद होना है तो उसे मर्द की गुलामी छोड़नी होगी, उसे मर्द पे जो डिपेंडेंस है या उसकी जो असिस्टेंस है वो लेना बंद करना होगा। हालांकि लड़कियों को ये ट्रेन कर दिया जाता है कि वो जैसे शादी के बाद क्या होती हैं
वो पति पे डिपेंड हो जाती हैं। शादी से पहले माँ बाप पे डिपेंड होती हैं या अपने भाइयों पे डिपेंड होती हैं, और शादी के बाद हस्बैंड पे डिपेंड हो जाती हैं, और जब वो बूढ़ी हो जाती हैं तो अपने बेटों पे डिपेंड हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि वो डिपेंडेंस जो है उसको फीमेल्स एक्सेप्ट करती हैं, और उसको एक पार्ट ऑफ समझ लीजिए कि उनको लगता है कि ये एक मेरा जो है वो अचीवमेंट है कोई, कि मैं किसी बेटे पे डिपेंड हूँ या अपने पति पे डिपेंड हूँ, या एक पार्ट ऑफ कस्टम लेती है वो कि नहीं ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए। वो एक इंडिपेंडेंट होके नहीं सोच पाती, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ऐसे की जाती है, उसकी सोशलाइजेशन ऐसी की जाती है। और मान लो उसने बाज़ार भी जाना है, वो अनमैरिड है, तो उसे अपने भाई के साथ जाना है, भाई चाहे उससे छोटा भी होगा, वो उसको वैसे फिजिकली कोई सेफ्टी नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी ये सोसाइटी कहती है कि अकेले बाज़ार जाना लड़की का गलत बात है, उसको अपने भाई के साथ जाना चाहिए, या 3-4 लड़कियां मिलके जानी चाहिए। अकेले वो अगर बाज़ार में जाती हैं तो कोई उनके करैक्टर के ऊपर उंगली उठा सकता है। तो इसलिए अगर उसे एक आइडियल गर्ल बनना है तो उसे सोसाइटी के वो सब नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे जो मेल्स अप्रूव करता है। Separatist feminists argue that women should organize independently of men outside the male dominated society. The Leeds Revolutionary Feminist Group 1982 in their study argue that only lesbians can be true feminists since only they can be fully independent of men. लीड्स रेवोल्यूशनरी फेमिनिस्ट ग्रुप जो है उसने अपनी स्टडी जो की थी 1982 में, उसमें कहते हैं कि अगर वीमेन की हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो उस मामले में तो सिर्फ लेस्बियन ही ट्रू फेमिनिस्ट कही जा सकती हैं, वो क्योंकि वो मेल के ऊपर किसी भी तरह से डिपेंड नहीं होती हैं। A particularly radical group, female supremacists, argue that women are not just equal but are actually morally superior to men. रेडिकल्स ये भी मानते हैं कि जो औरतें होती हैं उनको ये मानना चाहिए कि वो मर्दों से ज़्यादा सुपीरियर हैं, इन्फीरियर नहीं हैं, वो मॉरली जो हैं वो मर्दों से ज़्यादा सुपीरियर हैं। और हालांकि हम बायोलॉजिकली भी देखें तो ये भी प्रूव होता है कि जो वीमेन है उसकी इम्यूनिटी जो है वो मेल से ज़्यादा बेटर है, और इवन के कुछ स्टडीज़ ये भी प्रूव करती हैं कि जो वीमेन का जो लाइफ स्पैन है वो मेन से ज़्यादा है। तो ये सब फैक्ट से हम प्रूव कर सकते हैं कि वीमेन जो है वो किसी भी तरह से मेल से जो है वो इन्फीरियर नहीं है बल्कि सुपीरियर है, क्योंकि उसमें विल पावर भी ज़्यादा है। वो जब कोई चीज़ ठान लेती है तो बड़ी डेडिकेशन के साथ करती हैं, और पेन को बियर करने की कैपेसिटी भी फीमेल में मेल से ज़्यादा है। एक बच्चे को जब एक माँ जन्म देती है तो वो किस पीड़ा से गुजरती है, उस पीड़ा का एहसास आप कर भी एक मेल कर ही नहीं सकता है। कोई कहता है कि जब 206 हड्डियाँ इंसान की जो शरीर की जब वो टूटती हैं तो जो जितनी पेन होती है उतनी पेन एक बच्चे को जन्म देने में होती है। तो इतनी ज़्यादा पेन एक माँ बच्चे को जन्म देने में बियर करती है, और कहीं जब 2-3 बार भी अगर वो कंसीव करती है तो समझ लीजिए वो इतनी बार इस पेन से गुजरती हैं। तो ये पेन उठाने के बाद फिर बच्चे को पालती भी है, उसको रात रात भर जाग के उसको किस तरह से उसको केयर करती है, वो एक बड़ा ही एक कहते हैं कि एक उसको आप शब्दों में उस पेन को उसको आप बयान नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना दुख और सुख की कोई डेफिनेशन नहीं होती, ठीक है ना। तो दुख को तो कोई भी वैसे भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और जो फीमेल का दुख है वो तो वैसे भी इनएक्सप्लिकेबल है। और जब वीमेन मेंस्ट्रुएशन पीरियड से गुजरती है तो उस हर महीने में उसको वो जो पेन से गुजरती है वो भी उसको और स्ट्रॉन्ग बना देती है। तो इस तरह से हम रेडिकल फेमिनिस्ट के व्यू को हम एंडोर्स कर सकते हैं कि फ़ीमेल को कभी ये नहीं मानना चाहिए कि वो मर्दों के मुकाबले कमज़ोर है, बल्कि वो मर्दों के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दे विश टू सी पेट्रियार्की रिप्लेस बाय मेट्रियार्की, इसलिए वो कहते हैं रेडिकल फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि हमें पेट्रियार्की की जगह मेट्रियार्की इस्टेब्लिश करनी चाहिए, मतलब कि रूल ऑफ मैन को रिप्लेस कर देना चाहिए रूल बाय फीमेल, कि जहाँ जो है फीमेल हेडेड हाउस होल्ड होने चाहिए, जहाँ डिसीजन मेकिंग जो है वो फीमेल के हाथ में होनी चाहिए। From such perspectives, men are responsible not only for the exploitation of women but also for many other problems like conflict, war, destruction of the environment, the views of science,
रेडिकल फेमिनिस्ट ये मानती हैं कि जो मर्द है वो सिर्फ औरतों की एक्सप्लॉयटेशन के लिए ही जिम्मेदार नहीं है। पूरी इन्वायरमेंट में, पूरी सोसाइटी में, हमारी सराउंडिंग्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें मेजर दिखती हैं, जैसे वॉर है, ठीक है, क्राइसिस है, इन्वायरमेंटल जो क्राइसिस है, डिस्ट्रक्शन जो हो रही है इन्वायरमेंटल, और जो अब्यूज़ ऑफ साइंस हो रहा है, इसके पीछे सबसे ज़्यादा पेट्रियार्कल थिंकिंग ही रिस्पॉन्सिबल है। हम देखते हैं जब दो देश आपस में लड़ रहे होते हैं तो उसमें उनके ईगो क्लैश की वजह से लाखों लोग मारे जाते हैं, कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं, और उसमें विक्टिम जो बनती हैं, सॉफ्ट विक्टिम्स बनती हैं, वो औरतें ही बनती हैं। औरतों को ही भुगतना पड़ता है। हम एंशिएंट पीरियड से लेके अब तक की अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये जो हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल है डिफरेंट सिविलाइजेशंस की, उसमें जो फीमेल्स हैं वही सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुई हैं, और हमेशा फीमेल्स को ही अटैक किया गया है दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि जब भी कोई एक देश जहाँ एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर अटैक करता तो उसको सबक सिखाने के लिए वहाँ की फीमेल्स को गुलाम बना लेता है या उनको कीप्स बना लेता है, और इस तरह से वो उनके ऑनर्स के ऊपर अटैक किया जाता है। इस तरह की हमारे पास बहुत सारे हिस्टोरिकल प्रूफ्स हैं जिसमें हमने देखा कि विमेन को अपनी सेंक्टिटी को बचाने के लिए अपने आप को मारना पड़ा, और एक कुछ ऐसी ट्रेडिशंस भी बनाई। जैसे हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे सती प्रथा चल पड़ी, और सती प्रथा उसी प्रेशर से निकली कि जब कोई रूलर आपके ऊपर आपकी टेरिटरी को जीत लेगा तो फिर वो आपकी सेंक्टिटी को वायलेट करेगा। तो इसलिए आपकी सेंक्टिटी ना वायलेट हो तो इससे बेटर है कि आप खुद ही अपने आप को अग्नि में डाल के अपनी सेक्रीफाइस कर दो। और वो जो उस दौर से हम समझ सकते हैं कि उस पीड़ा को, कि जब आपके सामने आग जल रही है और आपने अपने आप को उसमें कूदना है, कि वो कितना पेनफुल होगा, कि एक सोसाइटी की जो मोरालिटी है और उसको बचाने के लिए एक वीमेन को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, और उसके पीछे मेल की जो सोच है, उसकी जो लस्ट है, वो जिम्मेदार है, जिसमें वो उसको नोचना चाहता है, उसको हमेशा एक्सप्लॉइट करना चाहता है, उसकी बॉडी से प्लेजर लेना चाहता है, चाहे वो फीमेल कितने भी बड़े पेन से क्यों ना गुजर रही हो। दूसरी तरफ एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, आज के दौर में एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जो हो रही है उसके पीछे भी पेट्रियार्कल सोच है, जिसमें हम नेचर से हमेशा क्या करते हैं कि हम उससे क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि इतना सारा कंज्यूम करें, इतना कंज्यूम करें जिसमें हम प्लेजर में चले, हमें प्लेजर मिलता रहे, चाहे उसके लिए बाकी नेचर को में जितना मर्जी इम्बैलेंस हो जाए, या बाकी जो स्पीसीज़ हैं, जो बाकी की जो एनिमल किंगडम है, या जो फ्लोरा एंड फोना है, वो जितना भी डिस्टर्ब हो जाए हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन इंसान का जो प्लेजर है वो कम नहीं होना चाहिए। तो ये भी उसी से निकली हुई पेट्रियार्कल थिंकिंग से निकली हुई बात है। तो इसी तरह से हम साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, और इसमें हम ये भी नहीं देखते कि दूसरे का कितना नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी काउंटलेस जो प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी सराउंडिंग्स में हम देखते हैं, वो भी पेट्रियार्कल थिंकिंग की वजह से हैं, क्योंकि मैट्रियार्कल जिन सोसाइटीज़, कुछ थिंकर्स ने, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, सोशोलॉजिस्ट ने, जिन्होंने वो सोसाइटी स्टडी की हैं जो कि फ़ीमेल हेडेड हैं, तो उन्होंने देखा कि जो फीमेल हेडेड सोसाइटीज़ हैं वो बड़ी पीसफुल सोसाइटीज़ हैं, वहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि जो फीमेल का टेम्परामेंट है वो क्या है, वो प्यार करने वाला है, बड़ा केयरिंग है, लविंग है, नर्चरिंग है। वो हमेशा क्या करता है कि वो बनाने में यकीन रखता है। फीमेल इज़ लार्जली बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। वो कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग है, फीमेल की थिंकिंग कंस्ट्रक्टिव है, और लेकिन मेल की थिंकिंग डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है, क्योंकि माँ जो है औरत जन्म देती है और मर्द जो है वो विनाश करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रेडिकल फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि फीमेल से तक ही बात नहीं है, बाकी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी पेट्रियार्की के साथ जुड़ी हुई हैं। Rossmayer-Tong distinguishes between two groups of radical feminists: radical libertarian feminists
who believe that it is both possible and desirable for gender differences to be eradicated or at least greatly reduced. Thus, therefore, is aim for a state of androgyny in which men and women are not significantly different. रोसमेरी टंग कहते हैं कि हम रेडिकल फेमिनिस्ट को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप है वो रेडिकल लिबर्टेरियन फेमिनिस्ट का, वो ये मानते हैं कि जो औरत और मर्द के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं या दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो कम हो ही नहीं सकते हैं, या उनकी पोटेंशियल को किसी न किसी तरह से वो हार्म करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, फीमेल होने से ऐसा नहीं है कि वो काम ये वाला काम नहीं कर सकती जो मर्द कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कम किया जा सकता है। और वो कहते हैं कि ये जो डिफरेंसेस हैं मेल और फीमेल के, जिसे हम मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के साथ जोड़ते हैं, ये जो मैस्कुलिन और फेमिनिन फीचर्स हैं ये बेसिकली सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं, ये समाज द्वारा बनाए हुए डिफरेंसेस हैं। समाज फैमिली के थ्रू या डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू, एजुकेशंस के थ्रू, स्कूलिंग के थ्रू ये सिखा देता है कि ये मर्दों का काम है, ये औरतों का काम है। जो बहादुरी वाले काम है वो मर्द करेंगे और बाकी जो छोटे मोटे काम हैं वो औरतें करेंगी। तो वो हर एक चीज़ जो मेल के साथ जुड़ी है वो अच्छी है, सुपीरियर है, करेजियस है, और जो फीमेल के साथ जुड़ी है वो बड़ी सॉफ्ट है, डेलिकेट है। वो माना जाता है कि औरतें बड़ी डेलिकेट होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, कि इसलिए औरतों का कंपैरिजन हम फूलों के साथ करते हैं और मर्द का कंपैरिजन लॉयन के साथ करते हैं, शेर के साथ करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि मर्दों के नाम के आगे सिंह लगता है ना। तो वो क्या है कि वो लॉयन, बहादुर, ये वो शब्द इस्तेमाल करके हम ये कहना चाहते हैं कि मर्द तो होता ही ब्रेव है, करेजियस। और औरतों के नाम के आगे वो ऐसे नाम लगाए जाते हैं, राजकुमारी हो गया, है ना, फूलबंती हो गया, है ना। तो इस तरह के नाम इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें कि वो कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है कि वो वैसे ही नाजुक है जैसे कि कलियां होती हैं। अगर हमने किसी लड़की की तारीफ़ करनी हो तो लोग कहते हैं ये तो कश्मीर की कली है ना। लेकिन औरत को, बंदे की तारीफ़ करनी हो तो हम कहते हैं ये तो शेर खान है, ये तो शेर सिंह है ना, ऐसे बोलते हैं हम उसके बारे में। तो ये एक तरह से क्या है, ये एक वैल्यू इनकलकेशन है कि मर्दों के लिए अलग है और औरतों के लिए बिल्कुल ही अलग है। दूसरा ग्रुप जो है उसको बोला रोसमेरी कहते हैं। दूसरे ग्रुप में वो फेमिनिस्ट आते हैं जिनको बोलता है रेडिकल कल्चरल फेमिनिस्ट, दोज हु बिलीव इन द सुपीरियरिटी ऑफ द फेमिनिन। पहले वाले तुमने तो बोला कि औरत और मर्द के बीच में जो डिफरेंसेस है वो इतना मायने नहीं रखता या कम किया जा सकता है। दूसरा कहता है कि ये नहीं है कि कम किया जा सकता है, ये है कि औरतें मर्दों से ज़्यादा ही सुपीरियर होती हैं, जो पहले भी मैंने आपको बताया, ठीक है। जिसके लिए वो कहता है कि मैस्कुलिन फीचर्स जो फेमिनिन फीचर्स जो हैं, जैसे बच्चे को जन्म देना और बच्चे को पालना, ये करैक्टर्स जो हैं ये फीमेल ही कर सकती है। जैसे आप देखिएगा जो फादर होता है ना, अगर बच्चा रोने लगे तो फादर बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाता है, लेकिन माँ इरिटेट नहीं होती, क्योंकि जो मदर की जो पेन वियरिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा पेन को बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन मेल नहीं कर पाता, मेल ज़रा सा भी हो तो वो इरिटेट हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है। लेकिन फीमेल अपना टेम्परामेंट इतनी आसानी से लूज़ नहीं करती है, जो सीधा सीधा प्रूव करता है कि जो फेमिनिन करैक्टर्स हैं वो मैस्कुलिन करैक्टर से ज़्यादा बेटर हैं। ट्रॉन्ग क्या कहते हैं कि ट्रॉन्ग ये कहते हैं कि अगर हम कुछ करैक्टरिस्टिक्स की बात करें जो फेमिनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, वो कौन से हैं? इंटरडिपेंडेंस, कम्युनिटी कनेक्शन, शेयरिंग, इमोशन, बॉडी, ट्रस्ट, एब्सेंस ऑफ हायरार्की, नेचर, एमिनेंस, जॉय, पीस, लाइफ। ये सब करैक्टर्स एक औरत होने के साथ जुड़े हुए हैं। औरत क्या करती है? प्यार करती है। औरत क्या होती है? इमोशनल होती है। औरत जो है वो खुशी का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। लेकिन हम बोलते हैं कि ये तो हो गया ना, ये तो कमज़ोर लोगों की बात हो गई, है ना। तो मर्द के साथ क्या जोड़ दिया जाता है? मर्द के साथ जोड़ता है जो मैस्कुलिन फीचर है, वो इंडिपेंडेंट होता है, ऑटोनोमस होता है, वो बहादुर होता है, वो डोमिनेटेड होता है, ठीक है ना, वो वॉर में बिलीव करता है, वो वायलेंस में बिलीव करता है। तो इस तरह के जो फीचर्स हैं, वो हायरार्की में बिलीव करता है। तो ये जो फीचर्स जो हैं जिसमें डोमिनेट करना है, हायरार्किकल डिविजन्स है,
हर चीज़ को ऊपर और नीचे में ही देखना है कि मैं ऊंचा हूँ वो छोटा है। तो इस तरह की जो हायरार्किकल डिवीजन, और लड़ाई में यकीन, अब एक मर्द, वो मर्द ही क्या है जिसने दुख ही नहीं देखा, वो मर्द ही क्या है जिसने कभी लड़ाई ना लड़ी हो, है ना, तो जिसकी कोई बहादुरी की कहानी ना हो, है ना। तो मेल की जो जितना ज़्यादा करेजियस होता है, जो जितना ज़्यादा वायलेंट होता है, उसको हम बोलते हैं वो उतना ही सही मर्द है, ठीक है। अगर कोई ये वाले फीचर्स उल्टे हो जाएं कि एक मर्द बड़ा शांति प्रिय हो, तो लोग कहेंगे यार ये बंदा नहीं है, ये तो बड़ा डरपोक किस्म का आदमी है, ये तो डरता ही रहता है, इसने तो कभी मक्खी भी नहीं मारी होगी, है ना। जैसे मान लीजिए एक बच्चा जो है, अगर एक मेल गिर जाए कहीं से और रोने लग पड़े, तो हम कहते हैं उसको ताना मारते हुए कि ये क्या तुम लड़कियों की तरह रो रहे हो, है ना। और अगर एक लड़की किसी की डेथ के ऊपर, किसी क्लोज वन की नहीं रो रही, तो लोग कहते हैं ये कौन सी लड़की है, ये तो रोती ही नहीं है, इसमें तो कोई इमोशंस ही नहीं है। तो मतलब कि ये हम उसको सिखा रहे हैं कि तुम्हारा स्ट्रांग होना ज़रूरी नहीं है, तुम्हारा इमोशनल होना ज़रूरी है। और लड़के को सिखा रहे हैं कि तुम्हारा इमोशनल होना ज़रूरी नहीं है, तुम्हारा स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो इट मीन्स कि दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाता है, और उसमें कुछ वैल्यूज़ जो मेल के साथ जुड़ी हुई हैं उनको ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, और जो करेक्टर्स फीमेल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं उनको हम सेकेंडरी करेक्टर्स मानते हैं, या उनको हम उतना अच्छा नहीं मानते, या उनको लो, हम उसको लो मानते हैं कि ये चाहे तो लड़कियों वाली बातें करता रहता है, देखो लड़कियों की तरह ये कर रहा है, हाँ ये तो लड़कों की तरह होना चाहिए। इवन कि हमारे समाज में ये भी कल्चर है कि अगर मान लीजिए आपके घर में एक लड़की है और कोई लड़का नहीं है, तो माँ बाप की बड़ी ख्वाहिश होती है कि एक लड़का तो होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से मान लीजिए नहीं हुआ, तो फिर माँ बाप कहते हैं कि देखो मैं भी ना इसको ना लड़कों की तरह पालूंगा। बाकी एक लड़की के लिए पेरेंट्स क्या कहते हैं कि हम इसको लड़कों की तरह पालेंगे, कि हम इसको लड़का बनाएंगे। मतलब कि लड़की होने में उनको प्राउड नहीं है कि हमारे घर में बेटी है इसका प्राउड किया जाए, नहीं नहीं नहीं, हम इसको बेटी बेशक है बाय सेक्सुअल फीचर्स ये लड़की है, लेकिन हम इसको जेंडर में कन्वर्ट करके इसको लड़के की तरह परवरिश करेंगे, है ना, इसको क्या बनाएंगे, लड़का बनाएंगे। तो लड़का होना जो है यहाँ से शो करता है कि लड़का होना एक प्राइड की फीलिंग देता है, और लड़की होना प्राइड की फीलिंग नहीं देता है, जो अपने आप में यहाँ से दिखता है। अपनी किताब द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स जो 1970 में पब्लिश हुई, फायरस्टोन ने उसमें बताया, उसमें एक्सप्लेनेशन दी है फीमेल इनइक्वालिटी के बारे में कि फीमेल इनइक्वालिटी कैसे होती है। सेक्सुअल ऑपरेशन वॉज द फर्स्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ ऑपरेशन। फायरस्टोन ये कहती हैं कि सबसे ज़्यादा ऑपरेशन का कारण है जो वो सेक्सुअल ऑपरेशन, ठीक है, क्योंकि जब मेल का बस नहीं चलता तो वो अपनी डोमिनेशन को स्टेब्लिश करने के लिए उसको सेक्सुअली हरास करता है, चाहे वो रेप हो चाहे मोलेस्टेशन हो, ठीक है। तो किसी तरह से इस तरह से वो उसको क्या करता है, उसका हौसला तोड़ता है। Unlike Marxist, Firestone does not attach primary importance to economic differences in the explanation of inequality. फायरस्टोन वीमेन की जो सबॉर्डिनेशन है उसके लिए इकोनॉमिक डिफरेंसेस को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानती है, ठीक है। वो ये कहती है कि ये जो इनइक्वालिटी है इसका सबसे बड़ा कारण बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। वीमेन के मुकाबले में उतनी प्रिविलेज नहीं है, ठीक है। और जो इनइक्वालिटी एंड डिवीज़न ऑफ लेबर है, जो डिवीज़न ऑफ लेबर में जो इनइक्वालिटी है मैन और वीमेन के, ये मर्द काम करेंगे और ये औरतें काम करेंगी, उसके पीछे भी क्या रिस्पॉन्सिबल रीज़न है, वो है बायोलॉजी, कि फ़ीमेल को तो ये काम कर ही नहीं सकती हैं क्योंकि वो तो इतनी फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, या ये काम उनको सूट ही नहीं करता है। तो बायोलॉजी के साथ जोड़ के ही देखा जाता है। मान लीजिए आपने मैक्सिमम हम देखते हैं कि कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जिस प्रोफेशंस में सिर्फ मेल्स ही होते हैं, फीमेल्स की एंट्री अलाउड नहीं होती या अच्छी नहीं मानी जाती। जैसे आप ट्रक ड्राइवर फीमेल्स नहीं देखोगे, बस कंडक्टर फीमेल्स नहीं देखोगे, है ना। तो क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो मर्दों वाला काम है, क्योंकि इसमें बाहर रहना पड़ता है और इसमें कोई टाइम का पता नहीं है कब आप घर पे वापस लौटो, और ये काम बड़ा थकाने वाला काम है। तो इस और अग्रेसिवनेस होनी चाहिए, बड़ी फिजिकल पावर होनी चाहिए। तो इस तरह के इसलिए फ़ीमेल जो है इस काम के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है।
All societies share the biological family, which has four key characteristics. The biological family, women are disadvantaged by their biology. Menstruation, the menopause, and childbirth all are physical burdens for women, but pregnancy and breastfeeding have the most serious social consequences. Fourth one is when women are pregnant or looking after infants, they are dependent on males, whether brother, father, husband, lover, clan, government, community at large, for physical survival. ये हर एक सोसाइटी जो है वो जो एक उसमें जो बायोलॉजिकल फैमिली है वो किस तरह से फीमेल को कि उसकी ऑपरेशन के लिए या उसकी जो सबॉर्डिनेट पोजीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कहता है कि हर बायोलॉजिकल फैमिली में औरत की जो बायोलॉजिकल पोजीशन है वो उसके डिसएडवांटेज का कारण बन जाती है। उसकी जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन पीरियड का आना, मेनोपॉज का आना, बच्चे को जन्म देना, ये उसके लिए बर्डन बन जाता है, क्योंकि पहले तो माँ बच्चे को जन्म देती है, फिर उसके बाद पालती भी है, उसकी जिम्मेदारी भी उसी पे आ जाती है, और ये जिम्मेदारी मर्द बराबरी की शेयर नहीं करता है, जिस वजह से वो बहुत मसलों में क्या हो जाती है, डिप्राइव हो जाती है। मान लीजिए एक लड़की की शादी हो जाती है, लेकिन वो पढ़ना चाहती है, घर वालों ने बोला कि नहीं तुम शादी के बाद पढ़ लेना, लेकिन जब शादी हो जाती है तो फिर जब वो बच्चे को जन्म देती है तो 9 महीने का तो वो प्रोसेस निकल जाता है, फिर उसके बाद 1.5 साल तो बच्चे को वैसे पालने में निकल जाता है, तो 3-4 साल तो आपके वैसे ही चले गए। तो उस दौरान तो आप ना अपने कैरियर पे ध्यान दे पाए ना बाकी चीज़ों पे जो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए है ना। तो इस तरह से वो एक ट्रैप में फंस जाती है, वो ड्यू टू हर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। और हर समय वो किस पे डिपेंड है, मेल के ऊपर डिपेंड है अपनी ज़रूरतों के लिए, चाहे वो भाई है, चाहे बहन, चाहे वो पिता है, चाहे हस्बैंड है, चाहे कोई भी है। विमेंस डिपेंडेंस ऑन मैन इज इंक्रीज बाय द लॉन्ग पीरियड ड्यूरिंग विच ह्यूमन इन्फेंट्स आर डिपेंड। और तब तक वो डिपेंड रहे, क्योंकि इंसान का बच्चा जो है वो उसको बड़ी केयर की ज़रूरत होती है, तो जब तक वो इंसान का बच्चा तैयार नहीं हो जाता तब तक वो किसके ऊपर डिपेंड है, माँ के ऊपर डिपेंड है। The interdependence between mother and child and in turn their dependence on man has been found in every society and it has been influenced the psychology of every human being। क्योंकि माँ और बच्चे जो हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, माँ के बगैर बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन माँ और बच्चे को सर्वाइवल के लिए किसका सहारा चाहिए, मर्द का सहारा चाहिए, क्योंकि मर्द पैसे कमाएगा तो वो बच्चे को और उस औरत को पालेगा। इसलिए जो औरत की जो डिपेंडेंस है वो मर्द के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाती है, या स्ट्रक्चरली वो उस पर डिपेंड हो जाती है, उससे बाहर वो नहीं जा सकती है। डिपेंडेंस ऑन मैन प्रोड्यूस अनइक्वल पावर रिलेशनशिप एंड पावर साइकोलॉजी। यही जो डिपेंडेंस है औरत की मर्द के ऊपर, ये अनइक्वल पावर रिलेशनशिप को पैदा कर देती है, क्योंकि मर्द औरत को क्या है, अब अपनी ज़रूरतों के लिए क्या करना पड़ेगा, मर्द के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, चाहे वो पसंद करे चाहे ना पसंद करे। और इसलिए जो मर्द की जो डिसीजन मेकिंग में जो पार्टिसिपेशन होती है वो ज़्यादा होती है, औरत की नहीं होती है, क्योंकि वो उस पर डिपेंड है। जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी वो बराबरी के रिलेशनशिप पे नहीं आ सकती है। Men derive pleasure from their power over women and wish to extend their power to the domination of men. The sexual class system provided the blueprint and prototype for the economic class system. The economic class system provided the means through which some men came to dominate other men. Because the sexual class system is the basis for other class systems, Firestone believes that it must be destroyed before any serious progress can be made towards equality. वो कहता है कि जो मैन है, मैन के लिए जो फीमेल की बॉडी है वो उसके लिए एक सोर्स ऑफ प्लेजर है। इस तरह से एक क्लास सिस्टम क्रिएट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल क्लास सिस्टम। और इस क्लास सिस्टम में जो मेल है वो डोमिनेंट पोजीशन में है और फीमेल जो है वो सबॉर्डिनेट पोजीशन में है, और जो एक तरह से क्या क्रिएट करती है, इनइक्वालिटी क्रिएट करती हैं। इस तरह से हमने डिफरेंट रेडिकल फेमिनिस्ट के व्यू पॉइंट को अंडरस्टैंड किया, जो ये कहते हैं कि जो जब तक हम सोसाइटी में प्रेवलेंट इस एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर को, इस वैल्यू सिस्टम को पूरी तरह से नहीं बदलते, तब तक जो वीमेन की जो पोजीशन है वो इम्प्रूव नहीं हो सकती है। सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस से वीमेन की पोजीशन को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है। तो थैंक यू फॉर द पेशेंट लिसनिंग ऑफ दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में। टिल देन बाय।